तो दोस्तों मैं आपका दोस्त होस्ट सुमित केसरी एनसीएल एग्ज़ाम के मैथमेटिकल टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेके उपस्थित हूँ। दोस्तों आप जब ये वीडियो देखोगे तो आप पाओगे कि आपके जो मैथमेटिकल से रिलेटेड जो सिलेबस नए आए हुए हैं उनमें से कई सारे टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर हो गए हैं। उन जो टॉपिक्स को छाँट के दोस्तों मैंने उनमें से क्वेश्चंस को छाँटा है और ऐसे क्वेश्चंस को लाया हूँ दोस्तों जो जनरली आपके एनसीएल एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे, पर दोस्तों ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बस डाटा बस बदला रहेगा कि उसके नंबर्स बदले हुए होंगे, बाकी आपके क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं। आपके क्वेश्चन इन्हीं के आसपास आने वाले हैं। यदि आप इनको आसानी से पढ़ लेते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके जितने भी मैथमेटिकल से डाउट हैं वो आपके एक भी नहीं रहेंगे और एनसीएल के एग्ज़ाम में आप आसानी से बैठ के 1 मिनट के अंदर सारे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आप हर मिनट में एक क्वेश्चन अपने को करने हुए हैं, क्योंकि 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम 1 मिनट के अंदर ये हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके लिए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथमेटिक्स की एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। उनमें से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों। कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो देखिए ये वाला स्टार्ट किया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस जो हैं कितने आसान हैं और कितने क्वेश्चंस कितने कठिन हैं। तो दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन ये परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखोगे सिलेबस में तो एक टॉपिक दिया हुआ है परसेंटेज, उसमें से एक क्वेश्चन ये है आपका सामने। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 160 का 45% और 250 का 14% कितना होगा कि हम उस संख्या में से 23 माइनस करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दोस्तों आप एक बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा, समझ जाइएगा कि जहाँ भी का वर्ड आए तो उसका मतलब होता है गुणा। गुणा मतलब होता है दोस्तों, तो आपका बोला है 160 का 45%, तो आप सिंपल कुछ मत कीजिए, 160 लिखिए दोस्तों। का लिखा है तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइए और 45% लिखा है तो आप वहाँ पे 45/100 कीजिए, प्लस का चिन्ह है दोस्तों। फिर उसके बाद लिखा है 250, दोस्तों आप 250 लिखिए। फिर का लिखा है दोस्तों तो गुणा कीजिए और 14% है तो दोस्तों 14/100 कर लीजिए। जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो आंसर आया वो 107 है। तो 107 है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपका जो LHS है वो 107 आया। अब LHS तो 107 आ गया है, अब हमें RHS भी 107 करना है। तो RHS भी 107 करने के लिए हमें कौन सी संख्या में 23 घटाएंगे। तो दोस्तों कौन सी संख्या में 23 घटाएंगे कि आपका जो आंसर हो जाए वो 107 हो जाए। तो आप खुद ही बताइए कि कौन सी संख्या में 23 घटाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा 107 आएगा। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में 130 में से यदि आप 23 घटाते हो दोस्तों तो आपका आंसर जो आता है वो 107 होता है। इसका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर इसका हो गया सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जनरली परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। आप इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं ये। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 750 का 64% में डिवाइड करना है हमको 4 का, ठीक है दोस्तों। और उसका जो आंसर आएगा उसमें से हमको कौन सी संख्या को 5 को डिवाइड करेंगे तो उस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको सिंपल, ये का मतलब तो गुणा है, आपको बता ही दिया। तो 750 है तो 750 का लिखा है तो का लिख दिया हमने, 64% बोला है तो 64/100 कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसका डिवाइड लिखा है दोस्तों, डिवाइड 4 लिखा है, ठीक है। तो इतने का जो भी आंसर आएगा आपको उसमें से 4 को डिवाइड करना है दोस्तों। तो आप इसका जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा, 1 0 ये कट गया और 10 का पूरा भाग कर दिया यदि आपने तो 2 पंचे 10 आ गया, और इधर क्या किया तो 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। और ये 5 1 कम 5 हो गया और ये 25 हो गया, 5 दूना 10, 5 5 25। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपका आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 32, और इसका जो डिवाइड में आया वो 4 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अब 4 में जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 4 1 कम 4, 4 8 32। और दोस्तों आप जानते हो कि 25 गुणते 8 कितना होता है, तो 25 8 होता है आपका 200 रू।
सॉरी दोस्तों, ये आपका 25 नहीं है, ये आपका 15 है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका 15 है। तो जब आप 15 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो 15 × 120 होता है। ठीक है, तो अब हमें ऐसी 120 LHS आपका हो गया, आपका LHS जो हो गया वो 120 हो गया। तो अब हमें RHS भी जो है 120 बनाना है। उसके लिए हमें कौन सी संख्या में 5 का डिवाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो 120 होगा। तो दोस्तों आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 600 ऐसी संख्या है जिसमें हम यदि 5 का डिवाइड करते हैं, 5 का डिवाइड करके देख लीजिए कि 5 × 1 = 5, 1 बचा इसमें चला गया, 5 दूनी 10 और 0 आपके साथ ऐड हो गया। तो दोस्तों ये 120 जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच होता है। तो आपका आंसर जो हो गया वो डी हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आधे घंटे का, अगला क्वेश्चन, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। दोस्तों ये प्रतिशत का क्वेश्चन ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आपको पढ़ते में एक बार में समझ नहीं आएगा तो आप उसको दोबारा पढ़िए। दोस्तों इन क्वेश्चंस की एक खासियत होती है, ये एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आते कि आखिर पूछना क्या चाहता है, इसलिए आपको हो सके तो इनको 1 से 2 बार रीड कीजिए, 2 बार से ज़्यादा रीड कीजिए। तो इसका मतलब है कि दोस्तों आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 30 मिनट होते हैं। ठीक है, अब 30 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं दोस्तों, तो ये आप देखो तो 1 घंटे में जो होते हैं 3600 सेकेंड होते हैं। तो 30 मिनट में यदि आधे घंटे में कितने मिनट होंगे, उसका आधा मतलब 1800 सेकेंड होंगे वो आपके आधे मिनट में। ठीक है, अब पूछ रहा है इतने का, दोस्तों आप क्वेश्चन समझेंगे, इतने का कितना प्रतिशत, माना x प्रतिशत जो है पूछ रहा है कि 1 मिनट 10 सेकेंड। दोस्तों 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड और 10 ये तो 70 सेकेंड की बात कर रहे हैं। 1 मिनट का x प्रतिशत 70 के बराबर है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटा के हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो यहाँ पे का लिखा है तो उसको हम गुणा में लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आंसर आएगा। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो अब x की वैल्यू के लिए अब क्या करते हैं, 1 2 ये कट गया, 1 2 ये कट गया दोस्तों, बचा कितना 17/18। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी वो 3.8888 आती है। तो दैट मीन्स आप ये 3.89 लिख सकते हो। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो बी होगा, जो कि 3.89 होगा। हो सकता है कि आपको ये वीडियो धीमी लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यदि आपसे बन रहा है तो आप क्वेश्चन तुरंत अटैम्प्ट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको अच्छे से डिटेल में करके दे दूँगा, रफ पेपर में सॉल्व करके दे दूँगा। ये स्क्रीन है दोस्तों, इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वीडियोज़, जितने भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सको। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों प्रतिशत से रिलेटेड है कि 2 क्विंटल 2.5 कागीरा का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कागीरा नहीं है, आप यहाँ पे सुधार लेंगे, यहाँ पे किलोग्राम है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। इन सारे क्वेश्चंस की दोस्तों एक मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ कि जहाँ भी का लिखा रहेगा आपको उसी से आगे बढ़ना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, 2.5 का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत 2 क्विंटल, 2 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं दोस्तों, तो वो 200 किलोग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम हो गए। तो अब दोस्तों हम इसको का को हटा के यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। और प्रतिशत को हटा के दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, प्रतिशत को हटा के हम बट्टे में 100 कर लेते हैं। अब दोस्तों आप इसको यदि सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है x की वैल्यू जो मिलती है वो आपको 8000 प्रतिशत मिलती है, जिसके लिए इसका आंसर हो गया आपका डी। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया 8000%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत होता है? एक्चुअली 1 मीट्रिक टन में दोस्तों 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो 2 मीट्रिक टन में 2000 किलोग्राम होगा, सीधी सी बात। इसी तरह आप यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे का लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे का लिखा है तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए कि 2 मीट्रिक टन मतलब 2000, ठीक है दोस्तों। तो 2000 का कितने प्रतिशत मतलब x प्रतिशत जो होगा वो 30 क्विंटल। 30 क्विंटल मतलब दोस्तों कितना किलोग्राम? तो 3000 किलोग्राम। 30 इंटू 100, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब सिंपली हम का हटा के वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और जो प्रतिशत है उसको हटा के हम 100 लिख लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप आसानी से समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों वो आपका आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये 100 जो है वो इसके 2 जीरो से कट गया, ठीक है दोस्तों, और 1 जीरो से इसका ये कट गया, ठीक है। तो अब डिवाइड बाई 2 आ गया, इसके डिवाइड में 2 आ गया ये वाला। तो अब इसका आंसर हो गया 300 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 150। तो दोस्तों इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो 150% दिया है, जो कि शायद गलती से मिट गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, ये आपकी प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए प्रायिकता के क्वेश्चन है, आप देखते ही पढ़ते ही क्या पता तुरंत सॉल्व कर लें। तो दो निष्पक्ष सिक्के फेंक दिए जाते हैं, सबसे अधिक टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे निष्पक्ष लिखा है, तो 2 निष्पक्ष सिक्के फेंक दिए जाते हैं, सबसे अधिक टेल आने की प्रायिकता संभावना क्या है? तो दोस्तों हम प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है कि PE अपॉन PS, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो PE जो होता है वो संभाव्य घटना होती है और जो PS होता है वो टोटल घटना होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PS जो है उसके लिए हम पहले निकालते हैं। तो PS जो होगा वो तो पहले या तो हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या तो हेड टेल होगा। तो दोस्तों यही अगर 2 सिक्कों को हम फेंकते हैं तो यही 4 घटनाएं हमें मिलती हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्या लिखा है दोस्तों, अधिक टेल आने की, मतलब टेल आने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो दोस्तों एक टेल यहाँ पे आ रहा है, एक टेल यहाँ पे आ रहा है, तो एक टेल यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल घटना हो गई है दोस्तों 4, जिसमें से आपकी 3 घटनाएं जो हैं वो टेल आने की हैं। तो आपका आंसर जो हो गया दोस्तों वो 3/4 हो गया। इसका मतलब ये आपका आंसर जो 3C है तो आपका सही आंसर है। चलिए तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 निष्फलकीय सिक्के को फेंक दिए जाते हैं, कम से कम 2 बार टेल आने की प्रायिकता। तो दोस्तों यदि हम 3 सिक्कों को फेंकते हैं तो ये सारी जो प्रायिकताएँ हैं, ये सारी जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। तो ये टोटल 8 घटनाएं हैं दोस्तों, जो टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, तो ये सारी जो घटनाएं हैं दोस्तों, यदि हम देखें तो जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 2 बार, कम से कम 2 बार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कम से कम 2 बार मतलब 2 भी हो सकती है या उससे ज़्यादा होगी। तो ये सारी जो घटनाएँ हैं, ये जो चारों घटनाएँ हैं, ये घटनाएँ जो हैं पूछ रहा है उसके बारे में। तो ये जो सारी घटनाएं हैं वो कितनी हैं दोस्तों? तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो है 4, और जो टोटल घटनाएं हैं वो 8। तो इसका जो आंसर आया वो 1/2 आया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक पासे को फेंकने पर 5 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 से अधिक बोला है ना कि कम से कम 5 बोला है। तो 5 से अधिक सिर्फ यदि एक पासे फेंकते हैं तो ये 6 कंडीशन आती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया टोटल आपका जो हो गया आपका 6, वो हो गया टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ़ घटनाएँ हैं वो 6 हैं। और जो है 5 से अधिक सिर्फ एक ही अंक है जो कि 6 है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1। तो इसका जो आंसर हो गया 1/6। इसका मतलब ये आंसर आपका डी हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको समझ में आ जाता है कि ये 2 पासों से रिलेटेड है। यदि हम 2 पासों को फेंकते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि टोटल 36 घटनाएँ होती हैं। तो इससे ये आपको समझ में क्लियर हो गया होगा कि जो नीचे आएगा वो 36 आएगा। ठीक है, अब ऊपर के लिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। तो ऐसा लिखा है कि फेंकने से योग जो है 9 प्राप्त करने की संभावना। तो योग यदि आप देखते हैं दोस्तों तो यदि पहले पासे पे 3 आ जाए और दूसरे पासे पर 6 आ जाए तो 9 योग होगा। यदि पहले पासे पर 4 आ जाए और दूसरे पासे पे 5 आ जाए तो 9 होगा। यदि पहले पासे पर 5 आ जाए और दूसरे पासे पर दोस्तों 3 आ जाए या 4 आ जाए, सॉरी, दूसरे पासे पर 4 आ जाए। पहले पासे पर यदि हम फेंकें तो 6 आ जाए और दूसरे पासे पर फेंकें तो दोस्तों 3 आ जाए। तो ये जो 4 कंडीशन है दोस्तों यही टोटल जो है बस हमको 9 दिलाती हैं। तो टोटल जो इवेंट हैं वो 36 हैं, जिसमें से 4 घटनाएं ऐसी हैं जो 9 योग दिलाती हैं। तो 4/36। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 1/9। टोटल कितना हो गया 1/9। इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो गया आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। एक 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, ठीक है ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार, ध्यान दीजिएगा कि किसी मीनार का उन्नयन कोण 60 है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 600 लिखा है या 300 लिखा है, तो उसको आप कोण है तो समझ जाइएगा कि ये 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात कर रहा है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण जो है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो दोस्तों आप एक बार क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए ये कि एक भवन है, ठीक है। अब इस भवन के सामने एक मीनार है, ठीक है। अब भवन के इस बिंदु से देखने पर जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री आता है, ठीक है दोस्तों। तो जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। और यहाँ से देखने पे जो अवनति कोण आता है दोस्तों वो आता है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखिए ये 30 डिग्री है, ऊपर वाला जो है वो 60 डिग्री है। और ये जो दिया है वो 7 मीटर दिया है। तो भवन की जो हाइट दी है वो 7 मीटर दी है। यदि ये 7 मीटर है दोस्तों तो ये भी तो 7 मीटर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आमने सामने ही है जस्ट। तो हमें टोटल जो हाइट चाहिए इसकी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी टोटल हाइट कितनी होगी। तो हमें इतना पोर्शन तो पता है, बचा ऊपर वाला पोर्शन, बस इतना हमें निकालना है, ठीक है। इतना हम निकाल लेंगे तो नीचे वाले पोर्शन को ऐड कर देंगे तो टोटल अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम तो इसका आधार निकालेंगे। ये आधार निकालेंगे तो ये 60 के कोण से tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये फार्मूला लगा देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। इसके लिए ये हम जो tan 30 डिग्री था उसको यूज करेंगे और ये जो 7 है उसको यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि tan 30 बराबर कितना हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना है 7 है, ठीक है दोस्तों, और आधार कितना है x है। मान लेते हैं जो इसका आधार है वो x है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ गई दोस्तों वो 7/tan 30 आ गई। तो जो x की वैल्यू आई है वो 7/tan 30, और tan 30 की वैल्यू दोस्तों होती है 1/√3। तो इसका जो आंसर हो गया वो 7√3 हो गया, ठीक है। इसका जो x की वैल्यू हो गई वो 7√3 हो गई। तो अब हमको x की वैल्यू तो पता हो गई है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दी हुई, इसकी वैल्यू निकालनी है और 60 डिग्री हमको पता है। तो वापस से tan 60 लगा देते हैं इस बार जैसे कि हम tan 60 लगाते हैं दोस्तों, तो tan 60
tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार जो कि हमें निकालना है, जो कि L1 मान लेते हैं इसको, लंब बटे आधार जो कि कितनी है 7√3। ठीक है दोस्तों, 7√3 है। तो जो L1 की वैल्यू आ जाएगी वो दोस्तों, tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 × 7√3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 × 21। तो जो L1 की वैल्यू हो जाएगी वो दोस्तों ये हो जाएगी 21। ठीक है, और जो नीचे का बेस है वो 7 मीटर है, तो इसमें 7 ऐड कर दिए, तो अपना जो आंसर हो गया वो 28 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में यदि यह 1296 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1296 बटे 1296 एक घंटे में है, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा कि 0.36 किलोमीटर। तो उसको जैसे ही आप किलोमीटर को मीटर बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 360 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन और हम देख लेते हैं पहले इससे। यदि एक समभुज त्रिभुज के बाजू की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं, यदि कोई ऐसी लाइन है, ठीक है, यदि कोई लाइन है, ठीक है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा फार्मूला आप, 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई होती है। ठीक है, तो आधार तो हमें पता है 6 है, क्योंकि ये समभुज है और सभी भुजाएं जो है 6 सेंटीमीटर है, तो आधार तो हमें पता है। अब ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल तो 60 होता है, ऐसा हम जानते हैं। समभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब जो कि ये है बटे कर्ण जो कि ये है। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एक बार। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब जो कि हमें निकालना है, मान लेते हैं x है, बटे आधार जो है वो आपका लंब बटे कर्ण जो कि कर्ण है आपका 6 है। तो जो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी वो 6√60 हो जाएगी, 6 साइन 60 हो जाएगी। तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 × साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2, तो √3/2। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, यानी 3√3 आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे 3√3 आ जाता है। ठीक है, तो अब हमको 3√3 की जो आंसर मिला है x की वैल्यू, उसको हम जब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं 1/2 आधार गुणते ऊंचाई में, तो हमें इसका आंसर मिल जाता है। कितना हो जाता है उसका आंसर, 9√3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन कुछ देर पहले छोड़ा था उसका यही वो क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि एक मीनार के पाद से, ध्यान दीजिएगा, कोई मीनार है मान लीजिए, ठीक है, इसके पाद से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लीजिए, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे है दोस्तों, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये जो है 30 मीटर पर है। ठीक है, 30 मीटर पर है, पर स्थित बिंदु से इसकी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। मतलब इसके बीच में जो एंगल आएगा
वो आपकी 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? तो ये इसका हाइट इसने पूछा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा कि यदि हम tan 30 डिग्री लगा दें तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब मतलब h बटे आधार मतलब 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, और tan इक्वल्स टू tan 30 ठीक है दोस्तों, तो tan 30 बराबर हो गया h/30। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 इंटू tan 30। h की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? h इक्वल्स टू 30 इंटू tan 30। तो दोस्तों tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो 30 इंटू 1/√3। तो यदि हम ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको इस मिल जाता है कि इसका आंसर tan√3, 10√3 इसका आंसर मिल जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल क्या होगी? दोस्तों आप ये चाल का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दोस्तों जैसे ही आप चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगाते हैं तो आपको जो इसने डिस्टेंस तो आपको दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है? 2924 किलोमीटर, और जो समय है वो आपकी दे रखी है 43 घंटे। जैसे ही आपको ये डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो डिस्टेंस कितनी है? 2924 डिवाइड बाई 43। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों तुरंत आ जाएगा। तो दोस्तों आप ये सब देख ही सकते हैं। ये PDF जो आपको मैं ये एकदम साफ PDF आपको एकदम टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि आपको जो सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स हैं उनमें से आपको कुछ टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने की। यदि कोई डाउट्स रह गए हों तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप आइए टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कीजिए। और प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले 2 वीडियो में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग या एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन जो टॉपिक्स में दिए हुए हैं सिलेबस में, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम अच्छे से डिटेल में कराऊंगा। आपको कोई डाउट नहीं रह जाएंगे। आप आसानी से जो है एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। मैं बस आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना एग्ज़ाम में आएगा। फालतू का इधर उधर से नहीं पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बहुत कम टाइम बचा है, 40 दिन है। इसमें आपको सटीक एकदम पढ़ना होगा, जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप अर्जित कर सकें। तो 90+ स्कोर आसानी से आएगा यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यदि क्वेश्चन किसी में डाउट में आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे उसकी फ़ोटो भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत भेजूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपसे सॉल्यूशन के लिए आपके सामने बैठा ही हूँ।